Jai Hind everyone, and here we are once again with our economics class, and where we are discussing the national income, estimation of national income through different methods. और इसमें हमने दो मेथड ऑलरेडी स्टडी कर लिए थे. फर्स्ट वन है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, और सेकेंड वन इनकम मेथड. ये दो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज़ expenditure method. Expenditure method. Okay, so now we are going to proceed towards the topic. Yes, so expenditure method क्या होता है. देखो, अगर अभी तक के दो मेथड आपको समझ में आए होंगे तो ये वाला आपको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, क्यों नहीं मुश्किल होगा कि देखो, फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड था, जहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज के हर लेवल पर, प्रोडक्शन के हर लेवल पर गुड्स और सर्विसेज में कितनी वैल्यू ऐड हुई, उस डिफ्रेंसिएशन को ऐड करते चले जा रहे थे. और हमारा वैल्यू एडेड मेथड से डोमेस्टिक इनकम फिर आगे नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती थी. ठीक है, अब सेकेंड वन आया इनकम मेथड, जहाँ पर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेस रखा और जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व फैक्टर्स थे उनकी फैक्टर इनकम को हम कैलकुलेट करते चले गए, ऐड करते चले गए, और सभी तरह की फैक्टर इनकम्स को ऐड करने पर हमको क्या मिल गया, डोमेस्टिक इनकम मिल गई. एंड देन वी गॉट नेशनल इनकम ऑल्सो बाय एडिंग NFIA टू द डोमेस्टिक इनकम. ओके, अब बात आ जाती है एक्सपेंडिचर मैथड, थर्ड मैथड विच इज़ एक्सपेंडिचर मैथड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. ओके, तो एक्सपेंडिचर मैथड है क्या एक्चुअली. हाँ, एक्सपेंडिचर मैथड क्या होता है, यहाँ पर देखिए. अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मैथड, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इज द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. यानी एक्सपेंडिचर मैथड क्या है, GDP है. ठीक है, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर. यहाँ ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडेड में हम जो है वो एक्सपेंसिव वैल्यू एडेड, फाइनल वैल्यू एडेड को हम जो है वो ऐड करते जा रहे थे, माइनस करते जा रहे थे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को. ठीक है, यहाँ पर हम फाइनल एक्सपेंस किसको बेस रखेंगे, फाइनल एक्सपेंस को बेस रखेंगे, और फाइनल एक्सपेंस को हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे फाइनल एक्सपेंडिचर. और ज़्यादा क्लियर फॉर्म में आप जान लीजिए, फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड करते जाइए जो भी वेरियस गुड्स और सर्विसेज पर हमारा एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर अकर्ड हुए हैं. अब एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट. ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मेन कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे या इंक्लूड करेंगे, वो देख लीजिए. फर्स्ट हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE. ठीक है, इट विल बी PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये क्या है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ सी भी बोल सकते हो. ठीक है, तो यानी कि ये कंजम्पशन. ठीक, अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, ये मनी वैल्यू है उन सारी गुड्स और सर्विसेज की जो कि हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू परचेज की जाती हैं. ठीक है, एक बार दोबारा बता दें, किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू परचेज की गई सारी गुड्स और सर्विसेज की मॉनिटरी वैल्यू को हम बोलते हैं PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा, सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर ही नहीं, हमारे जो NPOs हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
वो एनपीओज अगर दान देने के लिए या कहीं भूखों को, गरीबों को खाना खिलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, वो गुड्स और सर्विसेज भी हमारी फाइनल कंजम्पशन में इंक्लूड होंगी। ठीक है, लाइक ओल्ड एज होम हो गया, या आपके जो चिल्ड्रन शेल्टर होम हो गए, आपके ऑर्फनेजेस जिनको आप बोलते हैं, इन जगहों पर अगर जो ऐसे एनपीओज हो गए जो कि ऑर्फनेज चलाती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही है, तो वो कपड़े खरीदना कहीं का इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होगा, वो फाइनल कंजम्पशन माना जाएगा उन गुड्स का। ठीक है, इसी तरह से उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर कोई टीचर हायर किया जा रहा है, तो उस टीचर की सर्विसेज को लेने के लिए जो भी पेमेंट की जा रही है उस टीचर को, वो उस सर्विसेज की फाइनल पेमेंट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका PFCE। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हाउस होल्ड सेक्टर और प्लस NPO। ठीक है, इन दोनों के फाइनल कंजम्पशन, इन दोनों के थ्रू किए जाने वाले जो भी कंजम्पशन है गुड्स और सर्विसेज के, उनकी मॉनिटरी वैल्यू को हम PFCE या सिंपल भाषा में C बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम आई को से भी डिनोट करते हैं। ओके, आई से डिनोट करते हैं, या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, और सेकंड कंपोनेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज़ डिनोटेड बाय आई, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड एज GDCF। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हो गया आपका क्या? GDCF। हाँ, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन to the real capital stock during a year investment expenditure। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी एक्चुअल कैपिटल स्टॉक है उसमें कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस भी पॉजिटिव डिफरेंस, जो एडिशन होना चाहिए, वो एडिशन हमारा क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर हमने एक बिज़नेस शुरू किया 1 लाख रुपीज़ से, और आफ्टर 1 ईयर वो कैपिटल जो है वो 1,10,000 हो जा रही है, तो इसका मतलब 1 साल तक के बीच में जो ड्यूरेशन में है, हमने 10,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट उसमें कर दिया गया है। अगर 5 साल के बाद उसी 1 लाख की कैपिटल की जो अब इंक्रीज़ है वो हो जा रही है 2 लाख या 4 लाख, तो वो जो 1 लाख के बाद में 3 लाख या 4 लाख का इंक्रीज़ हुआ, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाता है, ड्यूरिंग एन ईयर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अकर्ड ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं उन पर हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये और क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी GDCF भी कहलाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज अंडर, और इसको हम अलग अलग तरीक़ों से किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो हो गई हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनिएगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? वो इन्वेस्टमेंट जो कि हम किसी बिजनेस के फिक्स असेट्स में कर रहे हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो गया, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके अलावा आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसे रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारा एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, GDCF। और it refers to the expenditure by producers on purchase of fixed assets like machineries, plants, etc. Fixed investment is further classified as फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो आप फिक्स इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? फिक्स असेट्स पर इन्वेस्ट करके। मशीनरी खरीद रहे हैं नई, या आप नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हो, देन अगेन आप
जो है नया बिल्डिंग ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जबकि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आप देखिए, क्योंकि इकोनॉमी के हर एक सेक्टर का हमें कंजम्पशन लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के कंजम्पशन को आप ले लीजिए, तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी रेजिडेंशियल हाउसेस, कोई नई कॉलोनीज़ बना रहे हैं या इस तरह से कुछ भी कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, नए रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। ये सारा कंस्ट्रक्शन का जो एक्सपेंस है वो हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि आज इन्वेस्ट हो रहा है, आज ये एक्सपेंस हो रहा है, फ्यूचर में जाकर यही जो नए रोड्स हैं दे विल लीड to new business, new investment in the industrial sector, which will lead to the growth of economy. Okay. सेकेंड कैटेगरी आ गई आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखो, फिक्स असेट्स पर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आप आ जाइए इन्वेंट्री पर इन्वेस्ट करने में, ठीक है। या चेंजेस इन स्टॉक कितना हुआ, वो पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, तभी आप ऐड करोगे। अगर नेगेटिव है देन यू हैव टू minus it or reduce it. Okay, it refers to the difference between closing stock of the year and opening stock of the year. Closing stock और opening stock, साल का जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें से, मतलब उसको आप माइनस करोगे ईयर के क्लोजिंग स्टॉक से। अगर वो पॉजिटिव डिफरेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव समहाउ यू हैव इंक्रीज्ड योर स्टॉक, इन्वेंट्री वैल्यू आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और एंड विच रिफ्लेक्ट्स दैट इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी एक पॉजिटिव चेंज शो करती हैं। हियर यू हैव बीन गिवन थ्रू दिस फ्लो डायग्राम, आप ये देख सकते हो आराम से। फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, फिक्स इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड हो रहा है फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जबकि इसके आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर GDCF, ठीक है। फिक्स इन्वेस्टमेंट को कैसे डिनोट करोगे, GDFCF। और बोर्ड एग्जाम्स में, आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में ध्यान रखिएगा कि ये 1 मार्क क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बहुत छोटे से न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट GDFCF। और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिए होंगे, खुद से आइडेंटिफाई करके कि फिक्स कैपिटल जो आपका फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो कौन कौन से हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को आपको ऐड ऑन करना होगा, ठीक है। और उसमें बेसिकली यही बेसिक टाइप्स आएंगे, जैसे कि आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो गया फिक्स, नेक्स्ट रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, और फिर उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया। नाउ प्रोसीड फर्दर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन क्या क्या हो सकते हैं, GFCE या G, जिसको G वर्ड जो है यहाँ पर डिनोट किसको करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर का फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। इसके अपोजिट I क्या डिनोट कर रहा था, I डिनोट कर रहा था इन्वेस्टमेंट सेक्टर, कितना हमने इन्वेस्ट किया उस एक्सपेंस को। और इससे पहले C था कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन बाय ऑल प्राइवेट और हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें NPOs भी इंक्लूडेड थे। इन्वेस्टमेंट में हर तरह की इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी और फिक्स इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं मेरे ख्याल से। नेक्स्ट आ गया आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, गवर्नमेंट का, किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर जो कि कलेक्टिव वांट्स या कलेक्टिव नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। किसी सोसाइटी की एक साथ किसी एक पर्टिकुलर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, पूरी कलेक्टिवली एक मास को वो सेटिस्फाई करे, वो सारा एक्सपेंस जो है वो क्या है, आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जैसे कि किसी एरिया में, किसी रूरल एरिया में, किसी गांव में एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये जो हेल्थ केयर सेंटर बनाने पर जितना भी खर्च हुआ वो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब ऑल दीज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है।
फाइनल कंजम्पशन में देखो, जब आपने वो हॉस्पिटल को या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को बनाया तो वो जो बनाने का जो खर्चा था वो इन्वेस्टमेंट में आपका आई में इंक्लूड हो चुका है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, ठीक है। लेकिन अब वहाँ आप एक डॉक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, वहाँ कुछ मेडिसिन का स्टॉक रख रहे हो, तो ये क्या है, फाइनल कंजम्पशन है, जिसके थ्रू उन सर्विसेज और उन गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा अल्टीमेटली बाय दैट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। लोगों के उन ग्रुप्स के थ्रू, उन सोसाइटीज़ के थ्रू उसको कंज्यूम किया जाएगा। तो उन सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर आप क्या बनाओगे, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बनाओगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट आपका आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में नेट वर्ड इंक्लूड हो रहा है, उसी से आपको पता लग जाना चाहिए इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस है किसमें, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। हमने बाहर से गुड्स और सर्विसेज का कितना इंपोर्ट किया उसको हम माइनस करेंगे, किसमें से, हमने बाहर दूसरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में कितना गुड्स और सर्विसेज को बाहर क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया या फिर आगे उनको प्रोवाइड किया, ठीक है। तो उससे मिलने वाली इनकम को उससे हम माइनस करेंगे अपनी कंट्री के थ्रू खरीदे जाने वाले गुड्स और सर्विसेज को, ठीक। ये आपका आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स, और इन सभी को ऐड ऑन करके आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में कितनी तरह से खर्चे हो सकते हैं, इन शॉर्ट में। मतलब ये आप ऐसे देखिए डेफिनेशन के फॉर्म में, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट आप उसको रिलेट कर लीजिए खर्चों के हिसाब से, तो वो सारे खर्चे जो हैं आपको आपके सराउंडिंग्स में मिल जाएंगे, एंड यू कैन ईजिली देन क्लासीफाई देम, ठीक है। किस तरह से जो भी हमारे घर में खर्च हो रहा है वो सारा आप क्या कर लोगे, हाँ जी, तो जो भी आप जितना भी आप हाउस होल्ड सेक्टर से फाइनल कंजम्पशन कर रहे हो वो आपका सी में आ जाएगा, ठीक है। सी में इंक्लूड हो गया इन्वेस्टमेंट, हर तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्लूड हो जाएगा आई में। उसके बाद में जितना भी गवर्नमेंट के थ्रू एक्सपेंस हुआ वो जी में इंक्लूड हो गया, और इन हर तरह के एक्सपेंडिचर्स को ऐड ऑन करके आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी आपकी, वो क्या होगी, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, यानी एक्स माइनस एम, ठीक। अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, फॉर्मूला आप देख लीजिए। फॉर्मूले में क्या है, स्टेप 1 है जीडीपी कैलकुलेट करने का, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज व्हेन यू न्यूमेरिकल्स विल कम यू विल हैव अ प्रॉब्लम। जीडीपी एट एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किस तरह से होगा, जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस पर किस तरह से कैलकुलेट करना है, जितना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन था उसमें ऐड कर लीजिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, और उसमें ऐड कर लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF, ठीक है। इसमें नेट एक्सपोर्ट्स को आप ऐड कर लो, अगर इंपोर्ट दिए हुए हैं तो उसको माइनस करना है, अगर क्वेश्चन में इंपोर्ट नहीं दिए हुए तो वही आपका कंसीडर किया जाएगा कि जो भी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है वो नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है। स्टेप 2 नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 2 आपका आ गया NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यही आपकी नेशनल इनकम मानी जाती है हमेशा। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसको आप कैलकुलेट किस तरह से करोगे, GDP एट MP को कन्वर्ट करना है NNP एट FC में। तो अब किस तरह से कन्वर्ट करोगे भाई, G को N में कन्वर्ट करना है, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो ऐड हो जाएगा NFIA, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगी, आपकी नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। आई होप यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। क्या प्रिकॉशंस होती हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान देने वाली होती हैं एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करते वक्त, वो ध्यान दे लीजिएगा। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड,
ठीक है। जो भी हम सेकेंड हैंड गुड्स खरीद रहे हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे, चाहे वो फाइनल कंजम्पशन में हो चाहे जहाँ पर भी हो, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक बार काउंटिंग उनकी ओरिजिनल परचेजिंग पर हो चुकी है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि वो जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस में इन्वेस्ट हो रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस में, और ये हम ऑलरेडी जब इनकम जनरेट हुई थी तभी हम उसको ऐड ऑन कर चुके हैं, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो भी है, चाहे वो बेरोज़गारी भत्ता है आपका, ओल्ड एज पेंशन है आपकी, स्कॉलरशिप्स हैं, कोई बर्थडे गिफ्ट है, ये सारी चीज़ों को हम उससे एक्सक्लूड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं करना है, यानी ऐड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज हैं उन पर आने वाला जितना भी खर्चा है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। इंटरमीडिएट गुड्स को ध्यान देना है, वैल्यू एडेड मेथड में हम फाइनल कंजम्पशन से माइनस करते हैं, और यहाँ पर हमें उसको लेना ही नहीं है, उसको कंसीडर ही नहीं करना है, सिर्फ हमें फाइनल कंजम्पशन हर सेक्टर का जोड़ते जाना है, फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू ओनर ऑक्यूपाइज हाउसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। यानी जो भी जो ऐसे जो भी घर हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, यानी जो भी जो इम्प्यूट की गई वैल्यूज़ हैं और उनके थ्रू जो भी वो उनके जो भी घर वगैरह हैं उनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। ऐसे ओनर के घरों को आप इंक्लूड नहीं करोगे जो कि इम्प्यूटेड वैल्यू रखते हैं, ठीक है। इनको भी इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या क्या हमें ऐड नहीं करना है वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो, एंड थ्रू दिस यू कैन सॉल्व आउट वन न्यूमेरिकल एज वेल। देखो इस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है, आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस पर, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है करोर्स में, इट इज़ 73,510 crores, ओके। एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन ऑल्सो, विच इज़ 5,11,770 crores। अगेन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये भी दिया हुआ है, which is 1,32,480 crores, ओके। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 31,700 का। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी दिया हुआ है एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी दिया हुआ है। यू कैन सी द वैल्यूज हियर वेरी क्लियरली, और इन वैल्यूज से आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो अब आप किस तरह से निकालोगे? जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना था? पहले हम ऐड करेंगे क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो है ये आप ऐड करोगे। फर्स्ट फिगर ये हो गई आपकी, इसमें आप ऐड कर लोगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये ऐड हो गया आपका। उसके बाद आपका आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा आपका, इसको आप ऐड ऑन कर लोगे, ठीक है। फिर चेंज इन स्टॉक ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें से क्या करना है? देखो भाई, नेट एक्सपोर्ट हमें ऐड करना था, तो नेट एक्सपोर्ट ऐड करने के लिए हम जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इसको ऐड कर देंगे और इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी टोटल जो भी प्लस माइनस करने के बाद जो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आएगी वो फिगर हमारी होगी, क्या होगी? जीडीपी एट एमपी क्या होगी? जीडीपी एट एमपी इट विल कम एज 7,40,940 crores, ओके। ये आंसर आपका आना चाहिए बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑल दीज फिगर्स, ओके। ये आपका जीडीपी एट एमपी हो गया। अब इसी को अगर आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ क्वेश्चन में अगर आपके पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ होता, और फिर उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिए हुए होते, तो ये तीन फिगर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम कैलकुलेट कर लेते नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मैथड, ठीक है। आई होप नाउ दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू यू ऑल।
And if you have any query, you can post your doubts in the given time slot in your class group, and I will include all your doubts in my next video. That's all for today. होमवर्क के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, एंड यू हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द न्यूमेरिकल्स, एंड द स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग बुक्स इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, टी आर जैन या वी के ओरी की जो भी बुक है, या एन सी आर टी टेक्स्ट बुक्स हैं जिनके पास, जिन भी बच्चों के पास हैं बुक्स, उन बुक्स से जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता जा रहा है, रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते जाइए, बिकॉज ये जो टाइम पास आउट हो रहा है, इट इज़ वेरी मच प्रीशियस फॉर यू पीपल, बिकॉज 12th का बोर्ड एग्ज़ाम आगे आपको फेस करना है. ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में कोई रियायत होगी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल सिचुएशन. अल्टीमेटली बोर्ड एग्ज़ाम आपका उसी टाइम पर होगा, और ये जो एग्ज़ाम है, फॉर श्योर आई नीड नॉट टू टेल यू दैट यू पीपल मीन्स दिस एग्ज़ाम इज़ फ्यूचर डिसाइडिंग एग्ज़ाम फॉर योर future, for your career also. That's all for today. Hope you will understand all the topics covered in today's video. Solve out the numericals. That's all. Have a good day.